Hello everyone. So today we will start with our new chapter and the name of the chapter is Magic Words. So इस chapter में हम पढ़ेंगे there is a person like some people are very much fond of using the proverbs and idioms while communicating with other people. So similarly is the case in this chapter that a person is very much fond of speaking with other person using the idioms and proverbs. So let's go ahead and begin the chapter. Chapter 2 Magic Words. Let's connect with the chapter. This story belongs to a well known speaker of English who often used proverbs and idioms while communicating with people. He teaches his grandson about proverbs and idioms. तो इस स्टोरी में एक स्पीकर है, इंग्लिश स्पीकर, बहुत ही फेमस इंग्लिश स्पीकर है जिसको he is very much fond of communicating by using idioms and proverbs. तो वो किसी से अगर बात करते हैं तो वो बहुत सारे इडियम्स और प्रोवर्ब्स का यूज करते हैं कम्युनिकेट करते वक्त। तो वो अपने ग्रैंडसन को सिखाते हैं अबाउट प्रोवर्ब्स इडियम्स क्या होते हैं। नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर। Mr. Wilson was well known in his town for being the best speaker of English, but sometimes less educated people didn't understand everything he was saying. अब मिस्टर विल्सन जो थे बहुत ही फेमस थे अपने टाउन में बेस्ट स्पीकर के लिए। इंग्लिश स्पीकिंग उनकी बहुत अच्छी थी, इसके लिए वो अपने पूरे टाउन में बहुत फेमस थे। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोग इतने अच्छे इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं या इतने एजुकेशन नहीं होती है तो उनको उनकी कुछ बातें समझ नहीं आती। His grandson Nick was visiting him after 5 years, and Mr. Wilson eagerly waiting for the little fellow of 10 years to get home. अब उसका जो ग्रैंडसन था मिस्टर विल्सन का, उसका नाम था निक। वो 5 इयर्स के बाद वापस आ रहा था और मिस्टर विल्सन उसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि वो कब घर पे आएगा। On the way, Nick's mother said to him, "How now, Nick? Listen to what I have to say." अब जब रास्ते में वो आ रहे थे तो निक की मदर ने उसको बोला कि अब जो मैं तुम्हें समझा रही हूं उसको सुनो। Your grandfather is a much respected man and doesn't like being asked too many questions. अब उसने कहा तुम्हारे जो ग्रैंडफादर हैं वो बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है, रिस्पेक्टेड मैन है और उनको अच्छा नहीं लगता है कि बार बार उनसे इतने सारे क्वेश्चंस पुट अप किए जाएं। So if you don't understand something he says, just smile, don't nod and be polite. अगर तुम्हें उनकी कोई ऐसी चीज समझ में नहीं आती है जो वो कहते हैं तो जस्ट स्माइल, सिर्फ हंस दिया करो और पोलाइटली बोला करो, ओके सॉनी बॉय। But mom, you always told me to ask more about something I don't understand. अब वो अपनी मॉम से कहता है आप तो मुझसे हमेशा ये कहती हो कि जब अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई, आपको कोई चीज नहीं आती है तो आप उसके बारे में क्वेश्चंस पूछिए। But well, if grandpa doesn't like being asked, I won't ask any questions, Nick said sadly. उसने कहा well, अगर ग्रैंडपा को नहीं अच्छा लगता कि उनसे कोई क्वेश्चन पूछे तो मैं नहीं पूछूंगा। Little Nick loved to ask questions and learn new things, which is why he was the best student in his entire class. Now, निक को क्वेश्चंस पूछना बहुत अच्छा लगता था, उसे नई नई चीजों को सीखना समझना अच्छा लगता था और इसीलिए वो अपनी क्लास का बेस्ट स्टूडेंट था। Not being able to learn something new was going to be difficult for him. और अगर वो कुछ नई चीज नहीं सीखता, not being able to learn something new, तो अगर कोई चीज नई सीखना ना सीख पाए वो उसके लिए डिफिकल्ट था। मतलब वो कोई भी नई चीज होती थी तो उसके इतने क्वेश्चंस पुट अप करता था, उसके बारे में हमेशा जानने की कोशिश करता था, तो उसके लिए इतना बड़ा टास्क नहीं था कोई भी चीज को ना सीखना। Nick took a rest in the car and finally they reached home and met the old English expert of the town. अब निक ने कार में रेस्ट किया और फाइनली वो घर पहुंचे और उसने किससे मिले? इंग्लिश एक्सपर्ट ऑफ द टाउन, मतलब अपने ग्रैंडफादर से। Hey there, little Nick. How are you, my dearest grandson? Smiled Mr. Wilson. अब मिस्टर विल्सन ने बहुत ही खुशी से उन्हें बुलाया, उनसे मिले और कहा कैसे हो मेरे डियर ग्रैंडसन? I am very well, thanks grandpa.
smiled Nick and hugged his big and strong grandfather. अब उसने बोला मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हो? दोनों ने उनको एक दूसरे को गले लगाया और खुशी से बात करने लगे. So I hear that you are the best in your class. I am bursting with pride right now, laughed the old man. अब उसके ग्रैंडफादर ने बोला कि मैंने सुना है कि तुम अपनी क्लास में सबसे बेस्ट स्टूडेंट हो, तो अब मुझे प्राउड फील होता है कि तुम मेरे ग्रैंडसन हो. Nick looked confused, imagining his grandfather bursting like a balloon and laughed to himself. अब जो निक है वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया. वो इमेजिन कर रहा था उसने ग्रैंडफादर की बर्स्टिंग लाइक अ बलून एंड लाफ टू हिमसेल्फ कि वो क्यों हंस रहे हैं. हाउ कैन ग्रैंडपा बर्स्ट, ही थॉट टू हिमसेल्फ. अब उसके ग्रैंडपा ने जब बोला कि मैं बर्स्टिंग विद प्राइड मतलब मैं खुशी से पागल हो रहा हूं या मुझे भूला नहीं समा रहा हूं, तो वो ऐसे ऐसे वर्ड्स को यूज कर रहे थे. अब उसको इसका मतलब नहीं समझ में आया कि एक बैलून बर्स्ट हो सकता है, तो ग्रैंडपा कैसे बर्स्ट कर सकते हैं. The maid was off to the morning market to buy some food and asked Mr. Wilson if he wanted anything special. अब इनकी जो घर में मेड आती थी, मेड मॉर्निंग में मार्केट जाती थी, मार्केट गई हुई थी कुछ खाना लेने के लिए, और उसने मिस्टर विल्सन से पूछा अगर वो कुछ स्पेशल लेना चाहते हैं. Nothing more than what's on the list. Mary Ann make a beeline to the grocer. तो मिस्टर विल्सन ने बोला कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो लिस्ट पर लिखा है बस वही लेके आना और सीधा तुम ग्रोसर की शॉप पर ही जाना. रिमेंबर द अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म एंड आई वांट दोज फ्रेश फ्रूट्स फॉर माय लिटिल निक. उसने कहा जैसे बर्ड्स होती हैं सुबह सुबह उनको अपना खाना, क्या बर्ड्स क्या खाती हैं? वर्म खाती हैं. उसी तरीके से मुझे भी अपने निक के लिए, लिटिल निक के लिए मुझे भी फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स चाहिए. By now, Nick was even more confused, imagining a bee, a bird, and worms after what he heard his grandpa say. अब निक बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि उसके ग्रैंडपा क्या वर्ड्स को यूज कर रहे हैं. एक बी को इमेजिन कर रहा था, बर्ड को, वर्म्स को, जब उसने अपने ग्रैंडपा को ये सब चीजें बोलते हुए सुना. What does all this mean? Came the swift question in his mind, but he looked at his mom and kept quiet. अब उसने सोचा कि ये इन सब चीजों का क्या मतलब है. अब ये क्वेश्चन उसके दिमाग में अराइज हुआ, लेकिन उसने अपनी मदर की तरफ देखा और वो चुप हो गया. The day went on and the more Nick heard his grandpa speak, the more interested he got in the way Grandpa used animals, birds and insects while speaking to the people around him. अब ऐसे ऐसे दिन बीतता गया. निक जब अपने ग्रैंडपा को बोलते हुए सुनता था तो वो उसे इंटरेस्ट भी आता था. He got in the way ग्रैंड की, उसमें वो एनिमल्स का नेम यूज करते थे, बर्ड्स यूज करते थे, इंसेक्ट्स यूज करते थे जब भी वो बात करते थे. Whenever he talk, तो वो इन सब चीजों का, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स का यूज करते थे. It was amazing to imagine all of this. तो वो इन चीजों को इमेजिन करता था और उसको वो चीज अच्छी लगती थी. Nick, come on now. It looked like it's going to rain. Cats and dogs. अब उस called out his grandfather. अब उसके ग्रैंडफादर ने निक को बाहर से बुलाया और कहा जल्दी से अंदर आ जाओ, ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज बारिश होने वाली है जो रुकेगी नहीं. तो उसने यहां पर वर्ड्स यूज करे, cats and dogs. This time Nick couldn't stop himself and he ran up to his white-haired grandfather and hugged him as tight as he could. अब वो अपने आप को नहीं रोक पाया और वो फटाफट भागा अपने ग्रैंडफादर के पास और उनको गले लगा लिया. Grandpa, can I ask you something? Smiled Nick. अब निक ने खुश स्माइल से पूछा अपने ग्रैंडफादर से, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? Sure, Sonny, go ahead and replied grandpa. अब ग्रैंडपा ने बोला, श्योर, पूछो. Why do you say these funny things while speaking? अब उसने पूछा कि आप ये जब बात करते हो तो ये funny things क्यों बोलते हो? Funny things like raining cats and dogs,
yesterday you told Mary to hold her horses before she plucked all the fruits from the trees. तो ये फनी थिंग्स जैसे अभी आपने बोला रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत तेज बारिश होगी. येस्टरडे आपने अपनी मेड को मेरी को बोला कि टू होल्ड हर हॉर्सेस बिफोर शी प्लक्ड ऑल द फ्रूट्स एंड द ट्रीज. So why you use all these funny words every time? But grandpa, she had no horses, and how will she become a bee or a bird? अब वो अपने ग्रैंडपा से बोलने लगा कि उसके पास तो कोई हॉर्सेस नहीं है और वो कैसे एक बी या फिर बर्ड बन सकती है. Will she eat worms? क्या वो worms खाती है? Why doesn't she feel bad when you call her these animal names? उसने कहा उन्हें, और उसे बुरा क्यों नहीं लगता जब आप इन नामों से उसे बुलाते हो? Ha ha ha, roared Grandpa with laughter when he saw the confused look on little Nick's face. अब Grandpa जो है वो हंसने लगे जब उन्होंने confused look देखा निक के फेस पर. Well, little angel, we are going to learn a little about proverbs and idioms and how they came to be used by us, explained Grandpa. अब Grandpa ने उसको explain करा कि इससे हमें कुछ proverbs और idioms सीखने को मिलते हैं और कैसे हम उन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज करें, इसीलिए मैं तुम्हें वो एक्सप्लेन करता हूं. You see, Nick, in the old English days, in the year 1500 or so, cats and dogs would sleep on the roofs of people's homes. अब वो एक्सप्लेन करते हैं कि वो इन वर्ड्स का क्या मतलब होता है, क्या होते हैं प्रोवर्ब्स, क्या होते हैं इडियम्स. तो वो निक को बताते हैं कि पुराने समय में अराउंड 1500 के टाइम की बात है, ईयर 1500 की, जो कैट्स और डॉग्स हुआ करते थे वो छतों पर सोते थे घरों की. Those roofs were made of straw, और उस टाइम पे जो छतें बनती थी वो स्ट्रॉ की बनती थी. So when it rained very heavily, the animals would slip and fall. अब वो छत पे सो जाया करते थे और जब बहुत तेज बारिश आती थी वो फिसलते हुए नीचे आ जाते थे. That was when people said it was raining cats and dogs along with heavy rains. तो इसीलिए तब people बोलने लगे थे कि it was raining cats and dogs ऐसे, क्योंकि वो फिसल जाया करते थे तो हेवी रेन्स की वजह से वो छत से नीचे फिसल जाते थे, इसीलिए लोगों को वहां पे हैबिट हो गई ये सब बोलने की. Oh wow, that's interesting. Will you explain to me about the other animals in your sentences? अब उसको ये सुन के बहुत अच्छा लगा, उसने कहा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो क्या आप मुझे और एनिमल्स के बारे में बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो जो आप यूज करते हो. When one bee finds nectar, it gives a signal to the other bees to come there and gather the nectar. अब वो कहता है जब एक बी को नेक्टर मिलता है फ्लावर से, तो उसे जब जिस जगह पे नेक्टर मिलता है वो तो सिग्नल देती है वो दूसरी बीज को कि वो भी आ जाए वहां पर और वहां पे आके इकट्ठी हो जाए और नेक्टर ले लें. Once the other bees get this signal, they don't waste time going here and there. और इसीलिए जब दूसरी बीज को सिग्नल मिलता है वो अपना बिना टाइम वेस्ट किए सीधा वहां पर पहुंच जाती है. They go straight to the nectar. So when I tell Mary to make a beeline, it means she should not go anywhere else. तो जब मैंने मैरी को बोला कि you should make a beeline, इसका मतलब ये कि बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, तुम्हें और इधर उधर कहीं नहीं जाना है. And as for the bird and worm story, it means that whoever goes well prepared and stands first in the line gets to make the first pick. तो अब जो बर्ड और वॉर्म वाली स्टोरी का उसने वर्ड यूज किया, उसने मीन्स ये एक स्टोरी थी जिसमें जो पहले जाता है, जो वेल प्रिपेयर्ड होता है, उसको सबसे पहले मिलती है चीज. सो आई वॉन्टेड मैरी टू बी द फर्स्ट टू रीच द शॉप सो दैट शी कुड चूज द फ्रेशेस्ट एंड बेस्ट फ्रूट्स विच आई वॉन्टेड फॉर यू. तो इसीलिए मैं चाहता था कि मैरी उस शॉप पर जल्दी पहुंचे और सबसे पहले पहुंचे ताकि उसको फ्रेश फ्रूट्स मिल सके जो मैं तुम्हारे लिए चाहता था. You see, the worms came out early in the morning when the sun isn't too hot and the ground is soft. आपने ये देखा होगा कि जो worms होते हैं, कीड़े होते हैं, केचुए होते हैं, वो सुबह सुबह ही अपने होल्स मिट्टी में से निकल के बाहर आ जाते हैं अगर ज्यादा गर्मी नहीं होती और ग्राउंड सॉफ्ट होता है. The bird that is looking out for worms around this time finds it easy to get hold a lot of worms and also take them out from the soft mud. और birds तो अपने शिकार के उसमें होती है, उनको भूख लगती है, वो अपना worms ढूंढती है सुबह सुबह, तो इस टाइम पर ही वो उनको बहुत आसानी रहती है worms को पकड़ना.
और वो उसे मिट्टी में से भी इजीली डिग आउट कर लेती हैं। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ द अर्ली बर्ड। तो यही अर्ली बर्ड की स्टोरी है। निक वॉज सो एक्साइटेड नाउ to learn more about how these stories were born and asked many more questions than his mother would have wanted him to. अब निक ये सब सुन के बहुत एक्साइटेड हो गया। वो और इन चीजों के बारे में जानना चाहता था कि कैसे ये स्टोरीज बनती हैं, इन सब चीजों के पीछे क्या रीजन है, और उसने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे than his mother would have wanted him to. Grandpa was only too happy to answer them all. और ग्रैंडपा भी उसके क्वेश्चंस के आंसर देने में बहुत खुश हुए। The next week, Mary was busy cleaning the house when she heard little Nick say, "Mary, a place for everything and everything is in its place." अब अगले दिन मैरी जब सारा घर साफ कर रही थी तो उसने देखा कि लिटिल निक उनसे कुछ कह रहा है। क्या बोला था उन्होंने? "A place for everything and everything in its place." She looked amazed before saying, "Well, Nick, you have really learned a lot from Mr. Wilson this past week, haven't you?" अब वो बहुत ज्यादा अमेज्ड हो गई। अब इससे पहले वो कुछ कहती, पहले वो शॉक्ड हुई, फिर उसने कहा, "वेल निक, तुमने इतने कुछ दिनों के अंदर मिस्टर विल्सन से बहुत सारी चीजें सीख ली हैं." "Sure as eggs are eggs," replied Nick. और जब उन्होंने ये बात बोली उसके बाद निक ने फिर से बोला, "Sure, बिल्कुल, eggs are eggs." After another week of some exciting lessons with Grandpa, Nick was now ready to get back to his hometown and back to school. तो अब एक्साइटिंग लेसन्स पढ़ने के बाद, कुछ टाइम वहां पर रहने के बाद, अब वो तैयार था वापस जाने के लिए अपने होम टाउन में, अपने स्कूल। He could not wait to use the amazing proverbs and idioms he learned from his grandpa. और वो जो proverbs idioms उसने अपने grandpa से सीखे थे, तो उनको यूज करने के लिए वो बहुत ही ज्यादा उत्साहित था। More than that, he was waiting to learn about the birth of many other ones. और वो और सारे लोगों के बर्थ और सारे proverbs idioms के बारे में जानने के लिए भी तैयार था, इंतजार कर रहा था कि कब वो और उन्हें पता लगेगा। All the best, Nick. Come back soon. तो अब वो जा रहा था तो उसके ग्रैंडफादर ने बोला, "ऑल द बेस्ट, जल्दी वापस आना। Here is a bit of pocket money. Remember, many a Michael makes a muckle." स्माइल ग्रैंडपा। और जाते जाते ग्रैंडपा ने उसको एक और बात बोली थी कि ये तुम्हारे लिए पॉकेट मनी है, और याद रखना, मैनी अ मिगिल मेक्स अ मकल। Yippee, thanks grandpa, an elephant never forgets. Then again the reply made by the Nick was thanks. उसने thanks बोला, और उसने भी क्या रिप्लाई किया? "An elephant never forgets," replied Nick as he got into the car and drove off with his happy mother. और वो कार में बैठा अपनी मदर के साथ चला गया। Now we'll do the vocabulary. Well known, widely known. Bursting, strong emotion or impulse. Beeline, a straight line between two places. Amazing, great surprise or wonder. Nectar, the sweet liquid that bees collect from flowers to make honey. Polite, well-mannered. Now we'll do fill the correct option in the OMR sheet. What was Mr. Wilson? Mr. Wilson क्या थे? Mr. Wilson was a speaker. Who was coming along with Nick? Mother. Mother उनके साथ आ रही थी. What is the meaning of the early bird gets the worm? It means birds eat worms in the morning. No, it means fresh fruits. What does Nick learn about? Nick learn about the proverbs and idioms. Now we'll do the fill in the blanks. Your grandfather is a much respected man and doesn't like being asked too many questions. Nick looked confused and imagining his grandfather bursting like a balloon. It was amazing to imagine all of this. This time Nick couldn't stop himself and ran up to his white-haired grandfather
and hugged him as tight as he could. When it rained very heavily, the animals would slip and fall. Now write whether the statement is true or false. Mr. Wilson was less known in his town. False. Mother advised Nick to be polite and just smile. True. Mr. Wilson asked his maid to bring some toys. False. क्या मंगवाया था? Fruits. Nick says funny things while speaking. Nick थोड़ी बोलता था funny things. False. One bee calls other bees to come and gather the nectar. True. एक bee दूसरी bee को बुलाती थी nectar लेने के लिए. So I hope you all have understood that chapter. You all can go through it once again and do the rest of the exercises yourself. We'll meet in the next video with the next chapter. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.